हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि होम फर्स्ट फाइनेंस के अंदर जिन भी लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिली थी और जिन लोगों ने अभी तक होल्ड करके रखा हुआ है और जिन लोगों ने इसमें लिस्टिंग के बाद इसको बाय किया था, तो अब उन लोगों को इसमें क्या करना चाहिए, क्योंकि लगातार स्टॉक गिर रहा है और लगभग आज तो इसकी जो क्लोजिंग है वो 500 से भी नीचे की हुई है। तो हम इस वीडियो में आपको इसका डिटेल्ड जो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर अवेलेबल थी उसका हमने थोड़ा एनालिसिस भी मैं आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि एट द एंड अब आपको इसमें क्या करना चाहिए। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको रोज इसी तरीके की अपडेट चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको रोज ये सारी अपडेट हमारे चैनल के ऊपर मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर होम फर्स्ट फाइनेंस के जो भी रिजल्ट्स आए थे वो आ गए हैं। देखिए, अगर आप इसका एनालिसिस करोगे तो ये देखिए, सबसे पहले अगर आप इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखोगे तो ये देखिए, मैं आपके लिए एक बार के लिए बता भी देता हूँ। हाँ, ये देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से 1067.93 मिलियन, जो कि पिछले साल थे 961.50 मिलियन, मतलब ईयर ऑन ईयर 106 मिलियन का ग्रोथ आपको इसके रेवेन्यूज में देखने को मिला है। मतलब 10.6 करोड़ का जो रेवेन्यू है उसका ग्रोथ आपको इसके अंदर देखने को मिला है। लेकिन अगर एट दी एंड अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे, जो कि यहां पर है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे आप नजर डालिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो है 159.09, जबकि पिछले साल था 300.59 का। मतलब अगर आप देखोगे तो लगभग 14 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले गिर गया, क्योंकि 300 मतलब 30 करोड़, 159 मतलब 15.9 करोड़, मतलब 14 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी में गिरावट देखने को मिली। जिसकी वजह से जैसे इसके रिजल्ट मार्केट में आए थे तो उसके बाद से इसमें थोड़ी सी वीकनेस कंटिन्यूड है, उसके बाद से ये शेयर मुश्किल से बढ़ा है। लेकिन इसके पहले मेन जो मैंने आपको बताया वो था रेवेन्यू। देखिए, इसका रेवेन्यू एकदम अच्छा है, रेवेन्यू में आपको लगातार ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और अगर आप पिछले क्वार्टर से भी कंपेयर करोगे, 30 सितंबर वाले क्वार्टर से भी, तो उससे भी आपको रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिला है। अब देखिए, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आपको जो इसकी एट दी एंड जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आपको गिरती हुई नजर आई। देखिए, सबसे पहले अगर आप इसमें नजर डालोगे तो वो नजर डालिए आप इसकी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस पे। इसका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस यहाँ पे 20 मिलियन बढ़ा है। अब देखिए, 20 मिलियन यानी 2 करोड़ रुपए। देखिए, जो पिछले साल था 153.28, जो कि इस बार हो गया 173.87। लेकिन अगर आप इसके फाइनेंस कॉस्ट पे नजर डालोगे तो फाइनेंस कॉस्ट पे 510.96 पिछले साल थी और इस बार हो गई 543.95। मतलब थोड़े से एक्सपेंडिचर आपको यहां पे ज्यादा होते हुए नजर आए। लेकिन देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया इसका जो आईपीओ है वो अभी रिसेंटली आया है, तो उससे पहले कंपनी को आईपीओ के लिए फाइल करना पड़ता है, एक रजिस्ट्रार को बुक करवाना पड़ता है, फिर एक लीड मैनेजर्स होते हैं उनको उनके लिए खर्चा करना पड़ता है। तो वो थोड़ी बहुत कॉस्ट की वजह से आपको यहाँ पर इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है जो थर्ड क्वार्टर की वो थोड़ी सी गिरती हुई नजर आई है। लेकिन अगर हम अब इसके वैल्यूएशन की बात करते हैं, अगर आप इसका एट दी एंड अगर हम वैल्यूएशन की अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये देखिए, 8.67 का इसका अर्निंग पर शेयर है 9 महीने का, क्योंकि पिछले साल था 10.81। तो देखिए, 8.67 ये 9 महीने का, मतलब 9 महीने के हिसाब से, मतलब ऑन एन एवरेज क्वार्टर अगर हम मान के चले तो लगभग 2.7 का इसका अर्निंग पर शेयर निकल कर आता है। क्योंकि हमको लगता है लगभग 10 से 11 का अर्निंग पर शेयर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब मार्च 2021 के बाद का पूरे ईयर का मिला के, क्योंकि पिछले साल था 10.81। तो देखिए, मेरे ख्याल से लगभग पिछले साल जितना परफॉर्मेंस ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए, कोरोना भी आ गया था। लेकिन होम फर्स्ट फाइनेंस का जो बिजनेस प्लान है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मेन बात क्या है, होम फर्स्ट जो भी मार्केट में जितने भी हाउसिंग लोन्स हैं उनकी इंटरेस्ट रेट अभी गिरी है। अब देखिए, जितनी इंटरेस्ट रेट गिरेगी उतनी कस्टमर्स के लिए अट्रैक्शन होगा कि वो अब हाउसिंग लोन्स ले। तो इसीलिए मेरे ख्याल से ज़्यादा इश्यू वाली बात नहीं है। अगर हम इसके परफॉर्मेंस की बात करें, परफॉर्मेंस मेरे ख्याल से अच्छे हैं, क्योंकि ये देखिए आप, अगर 9 महीने का मैं आपको रेवेन्यू बताऊंगा तो ये देखिए 256 करोड़ का रेवेन्यू इसका 9 महीने का पिछले साल था, जो कि इस बार
314 करोड़, मतलब 314 करोड़, मतलब कितना करोड़ बढ़ गया, 44 और 14 यानी कि 58 करोड़ का आपको रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला है। मतलब जो कंपनी की सेल्स है उसमें हमको 20% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो देखिए मेरे ख्याल से तो यहाँ पे ज्यादा इश्यू वाली बात नहीं है। अब जो प्रॉफिटेबिलिटी वाला मैटर है वो मेरे ख्याल से सिर्फ एक क्वार्टर का ही मैटर था, बाकी मेरे ख्याल से ज्यादा इश्यू वाली बात मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। तो हाँ दोस्तों, अब हम अगर वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो मार्केट कैप देखिए छोटी सी कंपनी है, 4350 करोड़ का मार्केट कैप है। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर हम इसके वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो वैल्यूएशन थोड़ा सा कॉस्टली जरूर निकल कर आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ईयरली बेसिस पर इसका लगभग 10 से 11 का जो अर्निंग है, अर्निंग पर शेयर है, वो निकल कर आता है, जिसके हिसाब से लगभग 50 टाइम्स, हाँ दोस्तों लगभग 50 टाइम्स इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल कर आता है, जो कि बता रहा है कि थोड़ा सा कॉस्टली जरूर है। लेकिन अगर हम इसके परफॉर्मेंस को देखें, लेकिन देखिए कोई भी आईपीओ लिस्ट होता है तो उसके बाद थोड़े से वैल्यूएशन उसके महंगे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो एक अच्छे वैल्यूएशन पर आ जाता है। लेकिन देखिए अगर हम इसके परफॉर्मेंस की बात करें, लगातार रेवेन्यूज में ग्रोथ देखने को मिल रहा है और जो मेन इसका डेट वाला फैक्टर है वो भी खासा अच्छा है। अब देखिए बुक वैल्यू पे नजर डालिए, बुक वैल्यू इसकी 107 रुपए का बुक वैल्यू है और अगर अभी आप शेयर का प्राइस देखोगे तो लगभग 500 का है और इसका प्राइस टू बुक निकल कर आता है 4.65, क्योंकि मेरे ख्याल से देखिए अगर फाइनेंस कंपनी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो फाइनेंस कंपनी के हिसाब से प्राइस टू बुक रेशियो इसका खासा बढ़िया है और लगातार इनका जो डेट है, मतलब लाइबिलिटीज है, वो लगातार कम हो रही है, मतलब उधारी कम हो रही है। तो आपको और इसकी जो बुक वैल्यू है उसमें और अच्छी ग्रोथ देखने को आपको मिल सकती है। अगर आप इसके डिलीवरेबल्स की बात करेंगे तो डिलीवरेबल्स देखिए 48.99, मतलब 49% की डिलीवरी आपको इसमें आज देखने को मिली है। मतलब अगर किसी ने 100 शेयर खरीदे, मतलब ऑल ओवर, मतलब अगर सपोज 1000 शेयर दिन में लोगों ने खरीदे तो 1000 में से 490 शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई है, मतलब नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड किया गया है। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई लंबी वॉल्यूम में अगर देखा जाए तो शेयर उठा रहा है, उसको पता है कि आने वाले समय में ये शेयर बढ़ सकता है। देखिए हमने देखा है कि जब भी ज्यादा डिलीवरेबल देखने को मिलते हैं किसी भी शेयर में तो एक इंडिकेशन होता है कि थोड़ा सा आने वाले समय में ये शेयर आपको अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। अब देखिए इसका डेट टू इक्विटी देखिए 18 में 2.61 था, जो कि ठीक था, नॉर्मल एक फाइनेंस कंपनी के हिसाब से ठीक था। उसके बाद देखिए एक अच्छा खासा डेट टू इक्विटी बढ़ गया, लेकिन उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे डेट टू इक्विटी गिरता हुआ नजर आया है। और देखिए ये मार्च 2020 का है, अभी कंपनी आईपीओ लेकर आई थी, उन्होंने बोला था कि उनका जो थोड़ा सा डेट है वो थोड़ा सा डेट पे करेंगे। तो देखिए अगर यहाँ पे वो डेट पे करेंगे तो मेरे ख्याल से एक अच्छी बात होगी। देखिए जितना डेट कंपनी का कम होगा उतनी प्रॉफिट कंपनी ज्यादा कमाएगी। जैसे हमने देखा फाइनेंस कॉस्ट कंपनी का थोड़ा ज्यादा लग रहा है, लगभग 55 से 56 करोड़ का तो फाइनेंस कॉस्ट ही है। तो देखा जाए अगर जितना डेट कंपनी का कम होगा उतना आपको ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी होती हुई नजर आएगी, क्योंकि मेरे ख्याल से डेट वाला जो फैक्टर है वो आपको जल्द ही कम होता हुआ नजर आएगा। और देखिए आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे डेट कम होता हुआ नजर देख भी नहीं सकते ज्यादा, मतलब अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये डेट फ्री हो जाएंगी तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो लोग आते हैं वो डिपॉजिट नहीं करवाते, इनको कहीं और से पैसा लेकर फिर पैसा देना पड़ता है। तो ये एक एनबीएफसी फॉर्म्स होते हैं एक तरीके से, तो इसीलिए आपको ऐसा मानना पड़ेगा कि ये आपको डेट फ्री तो कभी भी नहीं मिलेंगे। क्योंकि देखिए अगर इनको लोन देने, हाउसिंग फाइनेंस के लिए लोन देने हैं तो इनको कहीं से लोन लेने पड़ेंगे तभी ये लोन देंगे। इनका मेन इनकम ही वही रहता है, ये जहाँ से लोन लेते हैं और जिस रेट पर लोन देते हैं उसके बीच का जो इंटरेस्ट होता है वही इनकी कमाई होती है। अब देखिए 497.90 पे ये शेयर आपको ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है और इसका हाई देखिए 640 का इसका हाई है, जो कि इसने जिस दिन ये लिस्ट हुआ था उसी दिन इसने 640 का हाई बना दिया था। लेकिन देखिए दोस्तों आज इसकी 500 के नीचे क्लोजिंग हुई है, जो कि थोड़ी सी वीकनेस बता रहा है। लेकिन देखिए अब एज एन इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए, देखिए जिन लोगों ने इसमें आईपीओ में अप्लाई किया था, अलॉटमेंट मिल गया था, तो अब एट दी एंड जिन लोगों ने इसको लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ था तो लॉन्ग टर्म के लिए रहने दीजिए, कोई भी इश्यू वाली बात नहीं है, ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इसका इश्यू प्राइस था 518 रुपए, अब ये 498 के लगभग आ गया है, मतलब ऑलमोस्ट देखा जाए तो 4% गिर चुका है अपने इश्यू प्राइस से। लेकिन देखिए दोस्तों
अगर आपके पास कैपेसिटी है तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ी थोड़ी डिप में इसमें खरीदारी करनी चाहिए। अगर आपने इसमें आईपीओ में एप्लीकेशन अगर आपको मिल गई थी तो मेरे ख्याल से आपको इसमें डिप में और खरीदारी करते रहना चाहिए, क्योंकि हमने जिस तरीके से डिलीवरेबल देखे हैं तो ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा मात्रा में शेयर्स को डिलीवरी पे उठाया जा रहा है। अब देखिए एज ए सेकंड व्यू आता है कि जिन लोगों ने इसको बाद में लिया था, मतलब लगभग 550 560 के लेवल पे इसको बाय किया था, उनको क्या करना चाहिए। देखिए मेरे ख्याल से तो आप लोगों को भी यहाँ पर थोड़ी सी डिप में खरीदारी करते रहना चाहिए, क्योंकि कंपनी के रेवेन्यूज में एक अच्छा खासा ग्रोथ है जो कि बता रहा है कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो लगातार अच्छा कंटिन्यू रह सकता है। अब रही बात तीसरी, देखिए शॉर्ट टर्म व्यू क्या रह सकता है। देखिए अभी 500 के नीचे इसका जो अभी क्लोजिंग हुआ है वो थोड़ी सी वीकनेस दिखा रहा है, तो मेरे ख्याल से कम जो इसका इश्यू प्राइस था 518 का, उसके बाद मतलब लगभग 520 से 522 के प्राइस लेवल पर आप इसको बाय कर सकते हैं, और उसके बाद टारगेट रख सकते हैं आप 550 का इसके अंदर शॉर्ट टर्म व्यू के अंदर। देखिए मैं उससे पहले आपको इसमें खरीदारी करने के लिए नहीं बोलूंगा। हाँ, नीचे के लेवल पे अगर ये बाई चांस 450 के लेवल पे जाता है और उसका थोड़ा सा सपोर्ट आपको देखने को मिलता है तो मेरे ख्याल से 454 या 455 के प्राइस लेवल पे बाय कीजिए और 500 का टारगेट आप इसमें रख सकते हैं उस वक्त। ओके दोस्तों, तो मैं होप करता हूँ कि आपको होम फर्स्ट फाइनेंस का आपको अच्छे से जो मैंने थोड़ा सा एनालिसिस था, वैसे ये पूरा डिटेल्ड एनालिसिस नहीं था। अगर आपको पूरा डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अब होम फर्स्ट फाइनेंस में क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, वैसे ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के एडवाइस लिए बिना काम नहीं करना है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और रोज इसी तरीके की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।